सुनिए दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 2026 परीक्षा देने वाले हैं और यह सोचते हैं कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएंगे, तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, सोशल साइंस में गलत विकल्प सिर्फ 1 सेकंड की लापरवाही से कटता है और वही 1 सेकंड आपके 10 से 15 अंक बिगाड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं सोशल साइंस का फुल मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव, जो BCA मतलब बिहार बोर्ड के नए पैटर्न 2026 पर 100% आधारित है। ध्यान से रखिए, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, बल्कि ये वही प्रश्न है जो बुक के अंदर छुपे होते हैं, जो परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और जहां पर अधिकतर छात्र गलती करते हैं। अब एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव आपके लिए सबसे आसान हिस्सा बन जाएगा। इसलिए अभी वीडियो को पॉज मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, बल्कि दिमाग खोलकर एग्ज़ाम मोड ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका लक्ष्य 2026 में अच्छे अंक लाना है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ वही जो परीक्षा में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस मॉडल पेपर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है निर्माण कार्य, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिजली उत्पादन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी मतलब द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, तो विनिर्माण को भी करते हैं, निर्माण कार्य को भी करते हैं और बिजली उत्पादन को भी करते हैं। इनमें मतलब इनमें सभी होगा। ठीक है, आंसर सही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर में लिखा गया है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र होगा। मतलब भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है, तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर में लिखा गया है, ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सतत विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, सतत विकास होगा। मतलब ब्रूडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो सतत विकास से है। ठीक है, ब्रूडलैंड आयोग का संबंध सतत विकास से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया फोर्थ नंबर में लिखा गया है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है योजना आयोग का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नीति आयोग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो सी होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास का। यहाँ तक सब क्लियर है ना? अगर है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 5 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ग्रामीण जनता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नगरीय जनता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है किसान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता क्या व्यय क्षमता में वृद्धि हुई, तो इनमें से सभी होगा। मतलब ग्रामीण जनता भी, नगरीय जनता और किसान, इनमें से सभी होगा। इसका आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 6 नंबर में, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग उदाहरण है। उद्योग का मतलब इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सूती वस्त्र उद्योग,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो इनमें से सभी होगा। मतलब चीनी उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, इनमें सभी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर में लिखा गया है प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विनियोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों। मतलब प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं, तो उपभोग व्यय को भी करते हैं और विनियोग व्यय को भी करते हैं, मतलब इन दोनों को करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 8 नंबर में लिखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कच्चे माल की कीमत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, कच्चे माल की कीमत। मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं करते हैं किया जाता है, तो कच्चे माल की कीमत को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा गया है 1 मिनट दोस्त, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है ना, जहाँ ज़्यादा छात्र गलत विकल्प चुन लेते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर अच्छा से देखिए, ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके। लिखा गया है इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। मतलब देखिए 1 मिनट और रुकिए, मतलब उत्तर देखने से पहले 5 सेकंड खुद सोचिए, ठीक है, फिर आंसर मिलाइए, ओके, अपने से। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका उत्तर सही आया है तो कमेंट में लिखिए राइट, और अगर गलत हुआ है तो टेंशन नहीं लीजिए, ये सीखने का समय है, ठीक है। देखिए इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, इसका हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। मतलब इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना वाणिज्यिक बैंक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 10 नंबर में सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1904 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1948 ईस्वी में। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 1919 ईस्वी में। मतलब सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ, तो 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को प्राप्त 1919 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखा गया 11 नंबर में लिखा गया है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीगू ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेगनर नर्क्स ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क्राउथर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, रैगनर नर्क्स ने। मतलब गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, तो रैगनर नर्क्स ने दी थी गरीबी के कुचक्र की धारणा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 12 नंबर में इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भूमि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है श्रम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूंजी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उद्यमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो सी होगा, ठीक है, पूंजी। मतलब इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है, तो भूमि नहीं है, तो मतलब श्रम भी नहीं है, तो मतलब पूंजी है, ठीक है, संसाधन का परिश्रमिक ब्याज। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राज्य स्तर पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा, ठीक है, जिला स्तर पर होगा।
बी नंबर में। मतलब केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है, तो जिला स्तर पर कार्य करता है, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 14 नंबर में, लिखा गया है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1995 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2006 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो सी होगा, ठीक है, 1995 ईस्वी में। मतलब भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 ईस्वी में बना था, ठीक है, भारत विश्व व्यापार का संगठन। 15 नंबर लिखा गया है, लिखा है राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 10 दिन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 45 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या, इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, 30 दिन। मतलब राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट मतलब उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, तो 30 दिन के अंदर कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता जो होगा 30 दिन के अंदर ना, वो ना उच्चतम अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 16 नंबर में, 16 नंबर में लिखा गया है मेजिनी का संबंध किस दल से था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कार्बोनारी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यंग इटली। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यंग यूरोप। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो डी होगा, ठीक है, इनमें सभी। मतलब मेजिनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनारे से भी था, यंग इटली से भी था, यंग यूरोप से भी था, और इनमें से सभी आंसर होगा, ठीक है, मतलब इनमें सभी से था, ठीक है, दल से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर लिखा गया है कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हिगेल ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मेटरनियर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो डी होगा, ठीक है, मेटरनियर ने। मतलब कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया, तो मेटरनियर ने किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में लिखा गया है साम्यवाद शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूस में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंग्लैंड में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चीन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या है इसका सही आंसर, तो ए होगा, ठीक है, रूस ने। मतलब साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया, तो रूस में अपनाया गया, ठीक है। 19 नंबर लिखा गया है रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लेनिन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केरेंस्की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्टालिन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ट्रॉट्स्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, केरेंस्की। मतलब रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी, तो केरेंस्की के नेतृत्व में रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ सरकार नेतृत्व हुई, ठीक है। चलते हैं इसको लिखा गया है। देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एवरेज नहीं सीरियस है, ठीक है। तो लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है चेका कैसा संगठन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कारोबारियों का संगठन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्रांतिकारियों का संगठन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है छात्रों का संगठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, गुप्त पुलिस संगठन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 21 नंबर में लिखा गया प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया चार्ल्स फॉरियर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रॉबर्ट ओवन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लुई ब्ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में
ए होगा, ठीक है, सेंट साइमन। मतलब प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो सेंट साइमन था प्रथम यूटोपियन समाजवादी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 22 नंबर में, बाओ दाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रूस का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, फ्रांस का। मतलब बाओ दाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, ठीक है, बाओ दाई की सरकार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर में लिखा गया है, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चीन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कनाडा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पोलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, पोलैंड होगा। मतलब जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र नहीं निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो पोलैंड जो नहीं था, ठीक है, पोलैंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 24 नंबर में लिखा गया है, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पूना अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मद्रास अधिवेशन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। मतलब स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया, ठीक है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है चंपारण एग्रेरियन समिति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लैंड होल्ड्स सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंडियन एसोसिएशन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए होगा, ठीक है, चंपारण एग्रेरियन समिति। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की, तो चंपारण एग्रेरियन समिति ने की थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और। लिखा गया 26 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्ति किया गया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खिलाफत समिति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हंटर समिति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, हंटर समिति। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया, तो हंटर समिति को नियुक्त किया था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, भी आए हैं, अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है इसको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 27 नंबर में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या है इसका सही आंसर, तो सी होगा, ठीक है, महात्मा गांधी होगा। मतलब हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक। चलते 28 नंबर में। लिखा गया है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ताशकंद में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लखनऊ में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया काठमांडू में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, ताशकंद में। मतलब 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, तो ताशकंद में की थी 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 29 नंबर में, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूसी क्रांति में,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अमेरिकी क्रांति में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नेपाली क्रांति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए बी होगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। मतलब वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ठीक है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 में लिखा गया है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इटली में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इंग्लैंड में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जर्मनी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, इंग्लैंड में। मतलब चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 31 नंबर में लिखा पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवर्स की संधि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फ्रैंकफर्ट की संधि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एड्रियानोपुल की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, सेवर्स की संधि। मतलब पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई, तो सेवर्स की संधि की थी, पराजित तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, चलते 32 नंबर में लिखा गया है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मतलब गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 33 नंबर में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1962 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1968 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो डी होगा। ठीक है, 1968 ईस्वी में। मतलब राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ, तो 1968 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर में लिखा गया है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सिकंदर ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पोप ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मुसोलिनी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए होगा। ठीक है, सिकंदर ने। मतलब अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की, तो सिकंदर ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर में लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एशियाई बैंक विकास बैंक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, विश्व बैंक होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो विश्व बैंक को जाना जाता है। ठीक है, 36 नंबर में लिखा गया 36 में मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है यूनान में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, जर्मनी में। मतलब मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था मार्टिन लूथर किंग का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में लिखा गया मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है,
गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, मतलब मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने किया था, ठीक है, अनिवार्य। लिखा गया 38 नंबर में, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यंग इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बंगाल गजट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस। मतलब मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इंडिपेंडेंस पत्र का, समाचार पत्र का संपादन किया था मोतीलाल नेहरू ने। 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अमेरिकी क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। मतलब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांसीसी क्रांति से मैसूर का शासक टीपू सुल्तान प्रभावित था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखा गया 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, अभी वीडियो मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न पिछले साल के मॉडल पेपर से मिलता जुलता है। ओके, तो लिखा गया है प्रोटेस्टेट में धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रूसो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुटेनबर्ग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अरस्तु। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, मार्टिन लूथर। मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर में लिखा गया है अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केरल में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है असम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, तमिलनाडु में। मतलब अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 42 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ग्रेफाइट में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लोहा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोयला में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अभ्रक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, कोयला में। मतलब निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं? तो कोयला में होते हैं, ठीक है, जीवाश्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 43 नंबर में लिखा गया है तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मयूरभंज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कोलार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खेतड़ी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कुरनूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, खेतड़ी होगा। मतलब तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो खेतड़ी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर में लिखा गया है गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सोन घाटी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गोदावरी घाटी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। इस तरह के प्रश्न सीधे बुक से नहीं कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें सभी होगा। मतलब गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में भी पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, और गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है। मतलब इनमें सभी में पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र की किस नदी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 45 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गन्ना ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रबर ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मूंगफली ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें सभी में। मतलब निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो
गन्ना भी है, रबर भी है, मूंगफली भी है, इनमें सभी है। ठीक है, अगर आप रोज़ ऐसे ही एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो सोशल साइंस में अच्छे अंक पक्के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 46 नंबर में, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पुर्तगालियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ब्रिटिश, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डच द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए, देखते हैं कौन सही देता है। ठीक है, शायद में क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई तो इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 47 नंबर में, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है स्वयंसेवी संगठन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्थानीय लोग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर? तो डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी मतलब इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो इनमें से सभी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर में लिखा गया है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दामोदर नदी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, नर्मदा नदी। मतलब सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर निर्मित है। ठीक है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भूस्खलन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सुनामी जो समुद्र में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे मतलब निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? जो मानव जनित आपदा मतलब देखिए मानव जनित आपदा का मतलब होता है जो मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, सांप्रदायिक दंगे जो मानव करते हैं। ये सब प्राकृतिक है ना, ये बाढ़ है, भूस्खलन है, सुनामी है, प्रकृति के द्वारा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, जो मानव के द्वारा होता है जो मानव के द्वारा होता है उसको कहते हैं मानव जनित आपदा, और जो प्रकृति के द्वारा होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, सिंपल बात में लिखा गया 50 क्वेश्चन में लिखा गया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आयताकार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है त्रिभुजाकार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो बी होगा। ठीक है, आयताकार होगा। मतलब भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए भूकंप संभावित क्षेत्रों के में। ठीक है, आयताकार होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 51 नंबर में कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, गुजरात में। मतलब कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर में लिखा गया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1865 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका सही आंसर तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 19 मतलब क्या है इसका आंसर? एक मिनट रुकिए, क्या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 1854 ईस्वी में। मतलब भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 53 नंबर में भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 2040 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 2200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2320 किलोमीटर,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 2200 किलोमीटर। मतलब भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है, तो 2200 किलोमीटर है। लिखा है 54 नंबर में, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है परमाणु विद्युत का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जल विद्युत का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वायु विद्युत का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तापीय विद्युत का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो डी होगा, ठीक है, तापीय विद्युत का। मतलब भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो तापीय विद्युत का हिस्सेदारी जो है ना भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खादर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बांगर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेगुड़, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लेटेराइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, बांगर होगा। मतलब पुराने जलोढ़ को किस नाम जाना जाता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। लिखा है 56 नंबर में, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खेतड़ी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया घाटशिला में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तूतीकोरन में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया झरिया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, घाटशिला में। मतलब भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो घाटशिला में स्थापित हुआ था, ठीक है, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर में लिखा गया काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेगुड़ मृदा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पर्वतीय मृदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, लेटेराइट मृदा। मतलब काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटेराइट मृदा जो है ना वो उपयुक्त है, ठीक है, काजू की खेती के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 58 नंबर में लिखा गया है प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया झारखंड में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, झारखंड में। मतलब प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, ठीक है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र झारखंड में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 59 नंबर में भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बैलाडिया में डीला से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कीरीबुरू से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बाबा बुदन की पहाड़ियों से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बादाम पहाड़ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो सी होगा, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ियों से। मतलब भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 60 नंबर में लिखा इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तीव्र वर्षा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया खनन गतिविधियाँ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी होगा। मतलब इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है, तो इनमें सभी है। मतलब तीव्र वर्षा भी है, वनों की कटाई भी है, और खनन गतिविधियाँ भी है, मतलब इनमें सभी है, ठीक है। देखिए अब आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहीं से फाइनल स्कोर तय होता है। पूरा फोकस करके बढ़िया जैसे मतलब एग्जाम में फाड़ देना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को फाड़ देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 61 नंबर में मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है केरल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, केरल। मतलब मोनाजाइट किस राज्य में
प्रचुरता से पाया जाता है तो केरल में पाया जाता है, ठीक है, मोनाजाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पर्वत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पठार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मैदान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, मैदान। मतलब भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 63 नंबर में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया क्लोराइड का, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आर्सेनिक का, ये सब तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लौह का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें सभी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, आर्सेनिक का। मतलब बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है, अति जल दोहन से बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 64 नंबर में कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पूर्णिया में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया किशनगंज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, बेगूसराय में। मतलब कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है भारत में 65 नंबर में भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पश्चिमी तटीय मैदान में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, ठीक है, सुंदरवन में। मतलब भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर में लिखा गया है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सोना को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तांबा को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मैग्नीज को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लौह अयस्क को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, लौह अयस्क को। मतलब किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लौह अयस्क को उद्योग की जननी माना जाता है, ठीक है, खनिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 67 नंबर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कोलकाता में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गोरखपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है, गोरखपुर में। मतलब पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 68 नंबर में बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रोहतास में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सीवान में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पटना में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पश्चिमी चंपारण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, और रोहतास में। मतलब बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो रोहतास में ना बिहार मतलब जिले नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है रोहतास में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 69 नंबर में पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 5 वर्ष। मतलब पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, पंचायती समिति का कार्यकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम से धैर्य पैसेंस बना के रखिए, ठीक है, बहुत पास आ गए हैं, बहुत ही पास। इसी में से मतलब ये अगर लेक्स कर लीजिएगा ना, इसमें पक्का फंसेगा क्वेश्चन एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, ठीक है, फाइनल एग्जाम में पक्का फंसेगा। लिखा गया 17 नंबर में नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 70वें, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 72वें, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 73वें
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 74वें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, 74वें होगा। मतलब नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो 74वें से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 671 नंबर में, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केंद्र सरकार का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए एवं बी दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्थानीय सरकार का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, ए और एवं बी दोनों का। मतलब समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो राज्य सरकार का भी होता है, केंद्र सरकार का भी होता है, मतलब ए एवं बी दोनों सरकार का होता है, ठीक है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर में लिखा गया है ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पिछड़ा वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया महिला का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, इनमें से सभी का। मतलब ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें सभी से, मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति का भी है, पिछड़ा वर्ग का भी है और महिला का भी है, आरक्षित है, ठीक है, ग्राम पंचायत में, ठीक है, इनमें मतलब इनमें सभी आंसर होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 73 नंबर में, लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केरल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तेलंगाना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर होगा। पर निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 74 नंबर में, लिखा है पंचायत समिति का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पंच, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है न्याय मित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, प्रमुख होगा। मतलब पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है 75 नंबर में, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ऑप्शन नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2006 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 2008 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, मतलब 2006 ईस्वी में। मतलब नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में ना लोकतंत्र में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 76 नंबर में, लिखा है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 5000, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 10,000, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सी में लिखा गया है 15,000, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 50,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, 50,000। मतलब कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो 50,000 जनसंख्या जब हो जाता है ना तो जिला परिषद का गठन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 77 नंबर में, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नगर आयुक्त, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महापौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, नगर आयुक्त। मतलब नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो नगर आयुक्त ना नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 78 नंबर लिखा गया है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मीडिया को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राजनीतिक दल को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संसद को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, राजनीतिक दल को। मतलब लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को ना लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुजरात का,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ए एवं बी दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्नाटक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, ए एवं बी दोनों का। मतलब बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था, तो ए एवं बी दोनों का किया गया था, ठीक है, मतलब गुजरात का भी किया गया था, महाराष्ट्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 80 नंबर में यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रोम में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ब्रसल्स में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नॉर्वे में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है बर्लिन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, इसका सही आंसर तो बी होगा, ठीक है, ब्रसल्स में। मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रसल्स में है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के पूरे मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल परीक्षा के स्तर पर हल किए। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से अंत तक देखा है तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। अब अपनी तैयारी को जांचने के लिए नीचे कमेंट में लिखिए आपने इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही किए। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी परीक्षा में गलत विकल्प में ना फंसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शंकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं सोशल साइंस के सबसे ट्रिकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और याद रखिए परीक्षा में वही जीतता है जो रोज़ मॉडल पेपर लगाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।